जब आप बाकी लोगों को देखते थे जो इंटरव्यू देते थे सेलेक्ट होने के बाद, इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ने के बाद आरबीआई ज्वाइन किया है, तो आपको कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता था कि यार मैं इनसे कैसे compete करूंगा? हाँ सर, मतलब लगता तो था कि एक तो मेरा कॉलेज टॉप टियर सिटीज़ में भी नहीं है, ऊपर हम्म। से बैकग्राउंड मेरा आर्ट्स है। हम्म। लेकिन सर एक सेल्फ बिलीव तो था कि मेरा मेंस अच्छा गया है। तो जब आप इंटरव्यू देने गए वहाँ आपको लगा लोगों से मिलके कि यार ये तो मेरे से सारे बहुत अच्छे हैं? हाँ सर, इंटरव्यू डे के दिन मतलब जब गया था मैं, तो आई थिंक हम 12 लोग थे उसमें, और सर आई थिंक 12 में से सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, एंड आई वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम आर्ट आर्ट्स बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, और वो सब अच्छी अच्छी जॉब्स में होंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से होंगे, तो आपको डर नहीं लगा? सर लगा थोड़ा बहुत, लेकिन वही है सर, फिर मैंने करना है तो करना है। हाय एवरीवन। सो आज इस हमारी इंटरव्यू सीरीज़ विद टॉपर में हमारे साथ है मयूर मेश्रम, और मैं ये विदाउट एनी डाउट बोलना चाहूँगा कि आज तक के जितने भी कैंडिडेट्स मैंने इंटरव्यू किए हैं 2025 में जिन्होंने सिलेक्शन लिए है, मयूर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपने बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो मैं बोलूँगा आप इनकी जर्नी को एक बार सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए। शायद आपको अपनी जर्नी को देख के लगेगा कि यार मैंने तो शायद उतना स्ट्रगल नहीं किया, और आपको और मोटिवेशन मिलेगी लाइफ में लड़ने के लिए, अपने आप से जूझने के लिए। तो मैं मयूर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मयूर ने बीए कर रखा है, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है इनका। महाराष्ट्र से हैं ये, फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, जैसे महाराष्ट्र में हमको पता है कि बहुत सारे लोग फार्मिंग करते हैं, तो एक रूरल बैकग्राउंड रहा है इनका। गांव में ही पढ़े हैं ये स्कूल में 10th तक। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ कि ही लॉस्ट हिज फादर वाइल ही वॉज वेरी स्मॉल, जस्ट 2-3 ईयर्स ओल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद कितना स्ट्रगल रहा होगा फैमिली में। मम्मा के पास भी कोई जॉब नहीं थी। तो इतनी सारी स्ट्रगल करने के बाद ये यहाँ पहुँचे हैं। आरबीआई का ये थर्ड अटैम्प्ट था, और पहले 2 अटैम्प्ट्स में इनका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ आरबीआई का। तो काफ़ी लोग तो 2 बार प्रीलिम्स ना होने पे भी ये सोच लेते हैं कि ये मेरे लिए सही रास्ता है ही नहीं, बट ये लगे रहे। आरबीआई के साथ इन्होंने नाबार्ड की भी तैयारी की है, नाबार्ड का इंटरव्यू भी दिया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पिछले 8 साल से इन्होंने कोई फेसबुक को इंस्टाग्राम नहीं चलाया है, सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रेजेंस है, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए देखते थे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और इन्होंने मुझे यही बोला कि सर, मतलब ये बहुत मुश्किल था कि मैं कोई भी सोशल मीडिया पे ना जाऊं, बट जब मैं अपनी मम्मी को देखता था कि वो उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं मेरे लिए, तो अंदर एक आग जलती थी, और ये सब छोड़ना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था। सो मयूर, इट्स रियली नाइस टू हैव यू हेयर। सर। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जैसे बंदे के लिए काफ़ी लोगों को लगेगा कि आप बहुत ऊपर पहुंच गए हो, एक बहुत ही गांव से आए हो, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, ज़िला परिषद स्कूल में पढ़े हो, और बहुत ऊपर पहुंच गए। मैं बोलूँगा इट्स जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। यस सर। माइंड में वर्ड्स, आप आपकी ये शुरुआत है, आप बहुत आगे जाओगे, बिल्कुल रुकना नहीं है आपको। थैंक तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आरबीआई के बारे में पता कैसे लगा? जैसे आप ज़िला परिषद स्कूल में पढ़े हैं, कोई बहुत बड़े कॉलेज में भी नहीं गए हैं, यू। तो ज़्यादातर लोगों को आरबीआई का अवेयरनेस नहीं होता है। तो आपको पता कैसे लगा कि आरबीआई जैसा एग्ज़ाम भी है? सर एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और सर उसमें मैंने यूपीएससी प्रिपेयर किया, बट हालांकि सर मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा कि सर मुझे कुछ अच्छे अल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। तो सर मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो हम्म। मैंने रेगुलेटरी बॉडीज़ में नाबार्ड प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हम्म। सर उसी के साथ मुझे पता चला कि आरबीआई का भी एग्ज़ाम होता है, और हम्म। बैंकिंग सेक्टर में मतलब हाईएस्ट पोजीशन है, तो मुझे भी लगा कि ट्राई करना चाहिए। और फिर सर मैंने तब शुरू किया। हालांकि सर मैं आर्ट बैकग्राउंड्स के मतलब से होने के कारण मेरा प्रीलिम्स ही नहीं होता था। हम्म। लेकिन मैंने सर उसके साइड बिसाइड्स नाबार्ड मैंने उसका थोड़ा थोड़ा मेंस का शुरू रखा था। हम्म। तो वेरी नाइस, आई कैन फील योर स्ट्रगल। आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को क्वांट रीजनिंग हमेशा से मुश्किल लगता है। सर। तो आपकी इस जर्नी में जहाँ से अभी आपने शुरू किया और जहाँ पहुँच गए हो, बहुत पेनफुल जर्नी रही होगी, बहुत हार्डवर्क वाली जर्नी रही होगी। तो इस टाइम अगर आप कुछ लोगों को थैंक्स बोलना चाहते हो जिन्होंने आपकी हेल्प की, आपके लिए सेक्रीफाइस किया है, तो वो कौन लोग होंगे? फर्स्ट तो सर आई वांट टू थैंक्स माय मदर, मतलब मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए।
और दूसरे सर मेरे सिस्टर, मतलब मेरे जितने भी आज तक के अप्स डाउन्स है उसमें मतलब स्ट्रांगली मेरे पीछे मेरे साथ खड़े रहे तो मेरे सिस्टर्स है। और सर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो आई वांट टू थैंक ऑल एंड ईच पर्सन। नाइस। लास्ट ईयर आपने नाबार्ड का भी इंटरव्यू दिया था, हाँ यस सर। उसमें आपने बोला कि आप 1 मार्क से रह गए। यस तो जब हम 1 मार्क से रह जाते हैं ना, शायद वो लाइफ में शायद उससे बुरी फीलिंग नहीं होती है उस टाइम पे, और या तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं या फिर हम और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने लगते हैं। तो आपकी जर्नी में जब 1 मार्क से आप रह गए, आप बहुत रोए होंगे, अपने आप को कोसा होगा, शायद भगवान को कोसा होगा, नाबार्ड को कोसा होगा, बट हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट? मतलब क्या एक मोटिवेशनल फोर्स थी कि आपने सोचा कि दोबारा नाबार्ड देना है, और नाबार्ड नहीं फिर आरबीआई भी देना है? सर एक्चुअली बुरा तो बहुत लगा था, मतलब काफ़ी डिसपॉइंट हुआ मुझे। एक टाइम पे लगा तो कि सर मतलब गिव अप ही करना चाहिए, बट सर 15-20 डेज तक मतलब वेट किया। उसके बाद स्कोर कार्ड देखने के बाद मुझे लगा सर कि मेरा मेंस में स्कोर काफ़ी कम था, क्योंकि इंटरव्यू में मुझे 50 आउट ऑफ 44 थे। 44 आउट ऑफ 50? यस सर। तो 44 मेंस out में of आपको 50, लगा yes. कि मैं स्कोर सुधार सकता हूँ और इजीली सिलेक्शन ले सकता हूँ। यस। वेरी नाइस। आप मुझे एक और चीज़ बताइए कि आप जैसे कोई बहुत बड़े कॉलेज से नहीं हैं, यस। कोई बहुत बड़े स्कूल से नहीं हैं, आईआईटी आईएम से नहीं हैं, एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं। जब आप बाकी लोगों को देखते थे जो इंटरव्यू देते थे सेलेक्ट होने के बाद, इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ने के बाद आरबीआई ज्वाइन किया है, तो आपको कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता था कि यार मैं इनसे कैसे compete करूँगा? हाँ सर, मतलब लगता तो था कि एक तो मेरा कॉलेज टॉप टियर सिटीज़ में भी नहीं है, ऊपर से बैकग्राउंड मेरा आर्ट्स है। लेकिन सर एक सेल्फ बिलीव तो था कि मेरा मेंस अच्छा गया है, तो दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। बट लगता था कि सर मैं तो जब आप इंटरव्यू देने गए वहाँ, आपको लगा लोगों से मिलके कि यार ये तो मेरे से सारे बहुत अच्छे हैं? हाँ सर, इंटरव्यू डे के दिन मतलब जब गया था मैं, तो आई थिंक हम 12 लोग थे उसमें, और सर आई थिंक 12 में से सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, एंड आई वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम आर्ट आर्ट्स बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। यस। और वो सब अच्छी अच्छी जॉब्स में होंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से होंगे, यस सर। तो आपको डर नहीं लगा? सर लगा थोड़ा बहुत, लेकिन वही है सर, फिर मैंने करना है तो करना है। रिएक्शन क्या था जब आपने फाइनली रिजल्ट देखा इतनी स्ट्रगल के बाद, पर्सनल, मेंटल, फाइनेंशियल? तो जब आपने रिजल्ट खोला, अपना रोल नंबर देखा, तो क्या फीलिंग्स आई आपके या आपकी फैमिली में? फर्स्ट तो सर मैंने जब रोल नंबर सर्च किया, तो मतलब थोड़े बहुत ही रोल नंबर होते हैं, और उसमें मेरा फाइनल दिखा, तो आई वॉज सर वेरी इमोशनल। मीन्स एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स आई क्राइड फर्स्ट। और मेरे मतलब सर जितने भी आज तक स्ट्रगल्स किए पूरे, मतलब एक याद आ गया मुझे, और इट वाज देन वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। फ्लैशबैक आ जाती है अपनी सारी स्ट्रगल्स की, है ना? फिर मम्मा को बताया, मम्मा का क्या रिएक्शन था? सर मैं मतलब मेरी मदर वाज वेरी हैप्पी। मम्मा भी रोई? ये सर मतलब बहुत खुश हुई मेरी मदर, मतलब। नाइस। आपने मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी की है, Yes. आरबीआई की भी तैयारी की है, नाबार्ड की भी तैयारी की है, तो काफ़ी लोग मल्टीपल एग्ज़ाम्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल समझते हैं। तो क्या मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना एक दूसरे को हेल्प करते हैं? मतलब कि नाबार्ड की तैयारी आरबीआई में हेल्प कर रही है, आरबीआई की तैयारी नाबार्ड में हेल्प कर रही है? सर इट डिपेंड्स। मतलब मुझे लगता है कि अगर 2 ही एग्ज़ाम करते मल्टीपल में तो हेल्प करते हैं सर। जैसे मेरा हालांकि आज तक मेरा प्रीलिम नहीं होता था आरबीआई का, लेकिन सर नाबार्ड के मैं मेंस कंटिन्यू लिख रहा था, तो मुझे सर ईएसआई का जो भी है मेरा डिस्क्रिप्टिव काफ़ी अच्छा हुआ, और उसका सर आरबीआई के प्रीलिम्स में भी मुझे हेल्प हुआ, जैसे जनरल अवेयरनेस में। तो सर मैक्स 2 एग्ज़ाम्स कैन हेल्प। ज़्यादा नहीं देने चाहिए ताकि बिल्कुल ही कुछ ना हो। यस सर, जैसे सेबी मैं मतलब देने का ट्राई किया, बट मुझे लगा कि नहीं होगा, मतलब। लेकिन सर नाबार्ड के साथ मुझे आरबीआई कंफर्टेबल हो आप गया। मुझे एक और चीज़ बताइए, काफ़ी लोग जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं वो एक चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि इंग्लिश में पेपर देना होता है। यस। तो आपने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की मयूर? मतलब क्योंकि ऐसा गांव में तो इंग्लिश बोलना नहीं सीखते हैं, है ना, या फिर स्कूल में भी नहीं सिखाते हैं ज़्यादा। बहुत बड़ा फियर फैक्टर है सर एक्चुअली इंग्लिश हाँ, रूरल एरिया में। इनफैक्ट मतलब मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ जो आप तो आरबीआई क्लियर करके जो एएफओ देना चाहते हैं,
यस सर। उनका भी फियर फैक्टर ये है कि सर हमें इंग्लिश का कुछ नहीं आता है, हमसे एएफओ के एग्ज़ाम में इंग्लिश का कट ऑफ नहीं क्लियर होता है। तो आपने कैसे इम्प्रूव किया इसको? सर मतलब मैं थोड़ा यूपीएससी करता था शुरुआत में, तो सर न्यूज़पेपर रीडिंग का मुझे मतलब मेरा हैबिट डेवलप हुआ। तो सर न्यूज़पेपर एडिटोरियल सर वो मैंने कंसिस्टेंट रखा मैंने। तो उसका मुझे सर मतलब काफ़ी हेल्प हुआ मेरी इंग्लिश इंप्रूव होने में। और बिसाइड्स इट मैंने सर थोड़ा गूगल से भी मेरा मतलब मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स, ये चीज़ ने भी सर मेरा इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प की है। तो मतलब कॉन्स्टेंटली आपने मेहनत की है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में ओवर द ईयर्स। यस सर। चलो अब आपकी थोड़ी प्रिपरेशन पे बात करते हैं। तो क्वांट रीजनिंग आपने बोला कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से थे। यस तो कैसे आपने उसको ओवरकम किया, मतलब क्वांट के लिए फिर आप क्या करते थे? सर क्वांट से मैंने सर यूट्यूब से मैं सर मुझे काफ़ी हेल्प हुआ क्वांट के लिए। जैसे मतलब वीडी सर्स के जो लेक्चर्स है लाइक पीवाईक्यू एनालिसिस बाय एजुटैप, फर्दर सर आशीष अरोरा सर एंड करियर डिफाइनर करके एक चैनल है। तो सर इन चैनल के थ्रू जो भी बेसिक चैप्टर्स है उसमें से मैंने पहले कंसेप्ट क्लियर करके मेरे नोट्स बनाए, और सर फिर थ्रू मॉक टेस्ट आई हैव इम्प्रूव्ड अपॉन देम। आपने अभी काफ़ी सारे चैनल्स का नाम लिया, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी पूरी प्रिपरेशन में क्या 3-4 मेजर सोर्सेज हैं जो आपने यूज़ किए हैं? हाँ सर, क्वांट्स के लिए नहीं नहीं, ओवरऑल सारी प्रिपरेशन में। सर सबसे पहले तो एजुटैप का सर है, मतलब फिनांस मैनेजमेंट हो गया, फिर स्कीम्स, देन रिपोर्ट्स टैब, और आरबीआई सर्कुलर्स के लिए आरबीआई टैब। बिसाइड्स इट सर आई हैव यूज्ड नितिन सिंघानियाज इंडियन इकोनॉमी फॉर बेसिक इंडियन इकोनॉमी कंसेप्ट्स। बिसाइड्स दैट सर आई हैव यूज्ड न्यूज़पेपर एडिटोरियल का काफ़ी फ़ायदा हुआ। और सर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर के लिए पीआईबी की वेबसाइट मैंने सर वहाँ से मेरे खुद नोट्स बनाए। और एक अफेयर्स क्लाउड है, उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ सर। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे आप? सर द बिजनेस लाइन। तो बिजनेस लाइन पूरा पढ़ते थे या उसमें बिजनेस पेज और एडिटोरियल पेज ही पढ़ते थे? सर मतलब शुरुआत मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़, और मोस्टली सर एडिटोरियल। एडिटोरियल, ठीक है। तो हम क्वांट की बात कर रहे थे। क्वांट में हमने बताया आपने वीडी सर देखा, वीडी सर की वीडियोस देखे, आशीष सर की वीडियोस देखे, और एक चैनल आपने बताया करियर डिफाइनर। करियर डिफाइन। तो क्वांट में जब आप प्रिपेयर करते थे आपने सारे चैप्टर्स प्रिपेयर किए या कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किए? सर मैंने मेरा अप्रोच सिलेक्टिव ही रखा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज़, देन सिंप्लीफिकेशन एंड सर डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो मैंने मस्त किया। और सर फिर सिलेक्टिव अरिथमेटिक के चैप्टर्स किए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर प्रोबेबिलिटी। सो सर मैंने अरिथमेटिक के लिमिटेड ही चैप्टर्स किए थे। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपकी कट ऑफ निकल गई जो पहले नहीं निकल पा रही थी? सर मैंने डीआई की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की थी। हालांकि सर जो नंबर सीरीज़ के वगैरह ठीक ठाक थे, लेकिन बाकी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वगैरह थोड़े मुझे टफ लगे थे। तो सर मैंने डीआई में मेरे सॉल्व हो गए थे इस बार। तो मेरा मतलब 10 अटेम्प्ट किए थे, तो 9 करेक्ट है सर मेरे इस बार। वेरी गुड। रीजनिंग में कैसे तैयारी की आपने? सर रीजनिंग मेरा सर वीक ही था शुरुआत से, बट मैंने सर इस बार क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छे से किया। और सर पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, इन पे भी इस बार फोकस किया, बिसाइड्स मिसलेनियस चैप्टर्स। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपके एग्जाम में क्या रहती थी, मिसलेनियस टॉपिक्स या पजल्स? कहाँ से स्टार्ट करते थे? सर मैं पहले तो जैसे ही सेक्शन स्टार्ट हुआ, पहले तो मैं ग्लांस करता था थ्रू आउट द पेपर, और मुझे जो करने हैं उसको मैं मार्क रिव्यू करके पहले मिसलेनियस पे फोकस करता था सर मैं। उसके बाद मैंने सर जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, फिर पजल्स एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग एंड में करते थे? यस सर। नाइस। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी बन जाती थी? क्योंकि काफ़ी लोगों की एक्यूरेसी नहीं बनती है। सर मैंने 3 ही किए थे इस बार, 3 या 4 ही, क्योंकि सर उसमें बहुत टफ ही रहता है। तो करंट अफेयर कितने मंथ्स के पढ़े थे आपने? मैंने सर 5 to 6 मंथ, मतलब बिफोर द प्रीलिम्स। ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी डिफाइन किए थे कि आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़ूंगा या स्कीम्स पढ़ूंगा ज़्यादा, या सारा कुछ ही पढ़ के गए थे आप? सर मैं पहले मतलब सिलेक्टिव करता था, लेकिन इस बार मैंने सर इक्वल वेटेज दिया। जैसे नेशनल न्यूज़ हो गए उनको भी, और अफेयर्स क्लाउड से, फिर सर स्कीम्स टैब, देन रिपोर्ट्स टैब एंड आरबीआई टैब, इनको भी किया सर। और पीआईबी की वेबसाइट से भी मैं मतलब कवर करता था करंट न्यूज़। एंड बिसाइड्स दैट सर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इनको भी अच्छे से किया था इस बार।
और रिवाइज कैसे करते थे आप करंट अफेयर्स? आप मतलब अपने नोट्स बनाते थे या हाईलाइट कर लेते थे, कैसे रिवाइज करते थे? सर पढ़ते वक्त तो मैं पीडीएफ हाईलाइट करता ही था, लेकिन बिसाइड्स दैट सर मैं खुद के नोट्स बनाता था वर्ड से, और फिर उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सर मेरा मॉर्निंग के पहले 2 आवर्स का जो स्लॉट था वो सिर्फ मैं रिवीजन के लिए रखता था। तो सर मेरा पहले ओरिजिनल रिसोर्स से पढ़ना और फिर उसका नोट्स बनाना और फिर उसको रिवाइज करना, इससे सर मेरा काफ़ी अच्छा रिवीजन और रिटेंशन होता था। तो मॉर्निंग में रिवीजन रखने का कोई खास कारण? सर मुझे लगता है कि मॉर्निंग में जब पढ़ाई के लिए बैठते तो ज़्यादा एनर्जी होती है, और तो फिर सर अगर उसमें हम रिवीजन करते तो रिटेंशन काफ़ी अच्छा होता है। तो जो आपने अब बोला कि स्कीम्स टैब, रिपोर्ट्स टैब, ये आपने एडू टैब से पढ़े, यस सर। और साथ साथ आपने पीआईबी की और अफेयर्स क्लाउड पढ़ा। यस। ठीक है, वेरी नाइस। एफएम की बात करते हैं, फेज़ 2 की। एफएम में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर है, 40/50 ऑब्जेक्टिव में है, और डिस्क्रिप्टिव में कितना स्कोर है आप? सर 33.75। 33, तो मतलब ओवरऑल 70-75 के बीच में इनका स्कोर है एफएम का। तो एफएम में आपका मेन सोर्स क्या था? मेरा तो सर मेन एफएम के लिए एजुटैप ही था सर। उसके अलावा फिर मैंने अगर कुछ अल्टरनेटिव किया तो बस करंट के लिए किया, जैसे इन्वेस्टोपीडिया या फिर गूगल, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर किए। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव के लिए स्टैटिक का तो मेरा होल एंड सोल ओनली एजुटैप की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और था। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी कुछ क्वेश्चन तो स्टैटिक आते हैं, कुछ करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, तो उनके लिए आप क्या अगेन एडिटोरियल्स पे ही बेस्ड आपको लगता था कि प्रिपरेशन मेरा हो जाएगा? सर उसके लिए सर मैंने एजुटैप के मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर किए थे फिनांस मैनेजमेंट के। और उसके अलावा फिर सर मैंने चैट जीपीटी की भी काफ़ी हेल्प ली थी, और वहाँ से फिर मेरे सर जैसे केस स्टडीज़ होते हैं इथिक्स में या फिर ओवरऑल फाइनेंस मैनेजमेंट की स्टडीज़ में, तो वहाँ से भी मैंने किया है सर। तो चैट जीपीटी की कैसे हेल्प लेते थे आप? जैसे सर कोई टॉपिक है लाइक लीडरशिप, तो सर उसको अगर मुझे एग्जाम्पल लेने हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए, या फिर सर मुझे अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है जो डिफ़िकल्ट है मैनेज फिनांस का, तो सर चैट जीपीटी उसको इजी करके दे देता है। मतलब एग्जांपल्स ले लिए, मतलब थोड़ा बहुत या तो कॉन्सेप्ट इजी कर लिया या एग्जांपल्स ले लिया या रिवीजन के लिए यूज़ कर लिया। ये सर मतलब मराठी में भी बता देता था अगर उसको मैं कमांड देता हूँ तो। ईएसआई में स्टैटिक पार्ट तो आपने थोड़ा बहुत यूपीएससी में पढ़ लिया होगा, ज़्यादा आता भी नहीं है। करंट अफेयर्स में आपने स्कीम्स रिपोर्ट्स वही सोर्स पकड़ा जो फेज़ 1 में पकड़ा, आरबीआई न्यूज़ टैब और स्कीम्स टैब? फेज़ 2 के लिए सर मैंने फिर लिमिटेड किए मेरे रिसोर्सेज ईएसआई ऑब्जेक्टिव के लिए। पीआईबी वेबसाइट की मतलब मेरा सर कवरेज बढ़ाया 8 मंथ का, क्योंकि जो सर फेज़ 1 का मिसलिनियस होता है वो मतलब निकल जाता है सिलेबस से, तो उसमें सर ज़्यादा फोकस मैंने किया नेशनल न्यूज़ और रिपोर्ट्स एंड बजट, स्कीम्स एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो इनको मैंने सर ज़्यादा फोकस करके सर इनकी रिवीजन ज़्यादा किया, और उसके लिए मैंने सर पीआईबी की वेबसाइट हो गई या फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे या फिर स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, ये चीज़ें मैंने की सर। तो स्कीम्स कोई स्पेसिफिक आपको लगता था कि ये स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए? सर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी थे वो मुझे लगते थे। बाकी सर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये मुझे लगते थे मतलब 7 to 8, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो इन पे मैं ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, यस सर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, यस सर। ये 7-8 मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स को आपने ज़्यादा पढ़ा। और फेज़ 2 में भी आप 6 महीने के करके गए थे करंट अफेयर्स, या 8 महीने 9 महीने के पढ़ के गए थे? उसमें सर थोड़ा मैंने कवरेज वाइड किया, 8 मंथ्स किए। और सर जैसे विजन आईएएस का जो प्रीलिम्स के लिए आता है मेंस 360 या फिर प्रीलिम्स का 360, उसका सर सिर्फ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पार्ट, वहाँ से फिर जो भी फाइनेंस या इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स थे उनको भी कवर किया। और रिपोर्ट्स के लिए भी आपने कोई ऐसे तिकड़म लगाई कि ये रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्गेनाइजेशंस की या इन टॉपिक्स की? सर जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, उसकी जो फ्लैगशिप्स रिपोर्ट है उनको तो मैंने सर फर्स्ट प्रायोरिटी दी, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बिसाइड्स दैट सर जो गवर्नमेंट के भी लिमिटेड रिपोर्ट्स होते हैं, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो मतलब सर बाय एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उनको भी मैंने कवर किया था इस बार। तो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, ओईसीडी, इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी रिपोर्ट्स को आपने ज़्यादा वेटेज माना और इनको ज़्यादा पढ़ा। ठीक है, अब थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए अपना। सबसे पहले बताइए, इंटरव्यू के लिए आपने कोई सर्टिफिकेशंस भी की थी?
यस सर, जो आईएमएफ का फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्टिफिकेशन होता है वो मैंने किया था लास्ट ईयर, और इस साल मैंने क्रेडिट एंड आईएमएफ का फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्टिफिकेशन, यस तो ये आईएमएफ की वेबसाइट पे अवेलेबल है? सर। यस, कितने का पड़ता है ये आई फीस? थिंक सर 2000 रुपीज़। ठीक है, और ये कितने दिन का सर्टिफिकेशन है? ये 4 वीक्स। तो ज़रूरी है मैं 4 वीक्स में करूँ या मैं एक हफ्ते में भी कर सकता हूँ? आई थिंक सर मॉड्यूल्स रहते हैं, तो हम हमारे मतलब ऐसे टाइट टाइम मतलब फ्लेक्सिबल है, हम कर सकते मतलब वो बोलते हैं 4 वीक्स का, मैं चाहे एक हाँ। हफ्ते में पढ़ के एग्ज़ाम दे दूँ? हैं। यस होस्ट। ठीक है। और इंटरव्यू में आप ज़रा बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या उन्होंने पूछा? सर इंटरव्यू में सर मैं काफ़ी नर्वस था एक्चुअली। वही सर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सर मैं बीए से था और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से आते हैं, तो लेकिन सर मैंने जब मैंने एंटर किया इंटरव्यू हॉल में, तो सर को पता लगा कि मतलब काफ़ी नर्वस हूँ। तो सर ने कहा पहले तो मुझे मराठी में ही बात किए, और फिर सर उसके बाद पैनल ने मुझे काफ़ी मतलब कंफर्ट किया मतलब, और फिर सर मोस्ट ऑफ द जो इंटरव्यू है मेरे बैकग्राउंड पे बायोडाटा पे ही चला। तो और क्या क्या पूछा फिर उन्होंने बायोडाटा से? मतलब क्योंकि आपका वर्क एक्स तो है नहीं। यस, तो सबसे पहले तो वही पूछे कि सर व्हाट माय फादर इज़ डूइंग, तो मैंने बोला कि सर माय फादर हैज़ एक्सपायर्ड। तो फिर बोल रहे थे कि क्या क्या कर रहे हो अभी। फिर तो मैंने बोला कि सर मैंने पहले एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, और उसके साथ सर अभी मैं कॉम्पिटिटिव का पढ़ रहा हूँ। तो फिर मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू सर मेरे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड पे ही चला मतलब। तो एग्रीकल्चर में मतलब बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या एग्रीकल्चर कैसे होता है वो पूछा? सर मतलब बेसिक ही पूछे कि विच क्रॉप्स आई एम कल्टिवेटिंग, एंड मैम ने पूछा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आईओटी इन एग्रीकल्चर, then what new methods or new things you have which new experiments you have done in your farm, तो बेसिक ही पूछे। और तो उन ऐसा भी कुछ पूछा होगा कि शायद आप एज एन आरबीआई ऑफिसर एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? हाँ सर, जो एक वन ऑफ द मेंबर थे उन्होंने मुझे पूछा कि मयूर योर सेल्फ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड कम्स फ्रॉम फार्मिंग, सो व्हाट डू यू थिंक शुड फार्मर्स मतलब फार्मर्स के ऊपर इनकम टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। तो मैंने सर नो बोला। तो उन्होंने बोला कि वाई व्हाट अबाउट पीपल लाइक सेलिब्रिटीज़ हु ऑन द नेम ऑफ एग्रीकल्चर इवेट्स ह्यूज टैक्स। तो मैंने बोला सर कि येस देर आर सच instances or example, but sir as per government of India's agriculture census, more than India's 86% of farmers are small and marginal farmers, and sir for the sake of such few instances taxing all the farmers is not good idea, but sir those who are misusing these provisions should be definitely taxed. तो मुझे सर ये क्वेश्चन थोड़ा ये लगा था कॉम्प्लेक्स। अच्छा आंसर दिया आपने, काफ़ी अच्छा आंसर दिया। और क्या पूछा आपसे? ऐसे ही एग्रीकल्चर और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ पूछा हो? और सर कि जो दिल्ली एनसीआर और उसके सराउंडिंग एरिया में स्टबल बर्निंग का इशू है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब सॉल्व हुआ कि नहीं? तो उसका मैंने दिया सर, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सका उसका। और भी कुछ पूछा फार्मर्स की डेट के बारे में, क्रेडिट सिस्टम के बारे में? उतना नहीं पूछा सर, लेकिन मैंने खुद बताया कि क्या इश्यूज़ है। लाइक सर टेनेंट फार्मर्स आर एक्चुअली दे डू नॉट गेट देयर एंटाइटल्ड बेनिफिट्स, तो वन ऑफ द इशू मैंने ये पैनलिस्ट को बताया था मेरे इंटरव्यू में। वेरी नाइस। यहाँ से एक चीज़ हमें ज़रूर सीखनी चाहिए कि आप जो करते हैं ना, अगर आप उसमें अच्छे हैं, आपके व्यूज़ सॉलिड हैं, कंक्रीट हैं, थॉटफुल हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, आपको पैनल अच्छे मार्क्स दे देगा। और इनको आई थिंक अच्छे मार्क्स मिले हैं, ये मुझे बता रहे थे इनको इंटरव्यू में 36 मार्क मिले। दैट्स गुड। मतलब अच्छे लोग जो बैंक्स में काम कर रहे हैं उनको भी अगर 15 मिलते हैं, तो आउट ऑफ नो वेयर यार। मतलब मयूर जो इतने गैप ईयर्स के साथ गए थे, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कभी जॉब नहीं किया है, रूरल बैकग्राउंड से हैं, ही स्कोर 36। दैट्स रियली गुड। और इनका टोटल 225 है। दैट्स रियली नाइस मयूर। आई थिंक यू नेल्ड इट बेटा। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। और ये इतने हम्बल हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ थोड़े घबराए हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट सीम्स इज फेसिंग द कैमरा। और यही घबराहट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने गए होंगे वहाँ पे भी आरबीआई पैनल ने देखा होगा। एंड आई वुड से हैट्स ऑफ टू द आरबीआई पैनल जिन्होंने इनको कंफर्टेबल कराया और फिर इनका इंटरव्यू लिया। जल्दी में नहीं किया,
कि ठीक है जैसा बोलते हैं बोलने दो, जैसा बताते हैं बताने दो, कंफर्टेबल करा के इंटरव्यू लिया। जैसे उन्होंने बताया कि सर ने मेरे से मराठी में बात की और मुझे थोड़ा रिलैक्स किया, सो दैट इज़ अ रियली गुड साइन। मयूर, और कुछ आप बोलना चाहें हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं, खासकर से ऐसे लोग जो हिंदी मीडियम से हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब अपनी स्ट्रगल से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सेल्फ बिलीफ इज़ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है वॉट एवर वी आर अचीविंग। क्योंकि सर मुझे भी पहले भी ऐसे लगता था कि आरबीआई जो है बहुत मतलब प्रेस्टिजियस कॉलेज से कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन सर मैंने बिलीव किया खुद पे। और सर मुझे लगता है कि जब हम करते सिंसियर एफर्ट्स देते और वो लेवल तक जाते, तो आई थिंक पैनलिस्ट आल्सो अंडरस्टैंड आवर स्ट्रगल्स बैकग्राउंड एंड they justify if we are good in our personality and we are giving the honest answer। तो मुझे लगता है कि वी शुड मतलब करेज करना चाहिए बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करने के लिए, और गिव अप नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। तो मयूर आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हैं कि अगर आप जीवन में कुछ ठान लें तो काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। मैं तो नहीं बोलूँगा सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, यूपीएससी नहीं कर पाए, लेकिन बाकी रास्ते खुल जाते हैं। तो आप जीवन में हार मत मानिए, ज़िंदगी आसान नहीं है। आप आरबीआई भी क्लियर कर लेंगे तब भी ज़िंदगी आसान नहीं है ना मयूर? आरबीआई करने के बाद भी अलग अलग टाइप की स्ट्रगल्स आएंगी, लाइफ में स्ट्रगल्स आती रहती हैं, आप उनको कैसे लेते हो सब इस पे निर्भर करता है। सो ऑल दी बेस्ट गाइस। आप इस इंटरव्यू को दोबारा सुनिए, इसमें एक फीलिंग आपको लगेगी, इसमें एक मोटिवेशन आपको लगेगी, उसको महसूस कीजिए और अपनी तैयारी में उसको अपनाइए, उसको अपनी तैयारी का पार्ट बनाइए। ऑल दी बेस्ट, बाय।